आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि जब भी ज़मीन से वज़न उठाते हैं तो उनकी ये पोजीशन रहती है। अगर आप इस तरह से वज़न को उठाते हैं ना, तो लाइक इस तरह से झुक के ऐसे वज़न को उठाते हैं, या फिर अगर आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से रहती है। अच्छा, इसमें ना ज़रूरी नहीं है वज़न ये कोई जिम वाला वज़न हो, लाइक कोई पानी की बोतल उठाना या फ़िल्टर प्लांट और यहाँ से हम पानी की बोतल जो लेके आते हैं वो उठा लेना, या कोई बैटरीज उठा लेना, गाड़ी की डिग्गी में से कुछ उठा लेना, बेसन के ऊपर झुक के जब वो कुछ भी कर रहे हैं और फिर यकदम से खड़े हो रहे हैं। अगर आप इस पोजीशन में झुक के कोई वज़न वगैरह उठाते हैं तो ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से कमर के अंदर दर्दें होती हैं, और ख़ास तौर पे वो दर्द जो डिस्क बल्ज की वजह से होती है। क्योंकि जब आप इस पोजीशन के अंदर वज़न उठाते हैं तो आपके ये जो वज़न है ना, जो भी आप कुछ भी उठा रहे हैं, जब आप उठने लगे हैं ना, तो उस वज़न का सारा प्रेशर आपके हाथों पे, आपकी टांगों पे नहीं आता, बल्कि वो आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में आता है, कुछ इस तरह से। लाइक ये जो है ना, ये यहाँ पे प्रेशर आ रहा होता है जब आप झुक के वज़न उठाते हैं, और वापस जब उठने लगते हैं तो कमर के निचले हिस्से के ऊपर बहुत बुरी तरह से प्रेशर आता है। अच्छा, मेरे पास इतने पेशेंट्स आए हैं जिनकी रीज़न काज यही होती थी कि हम झुक के वज़न, आदत ही यही होती है वज़न उठाने की। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो कहीं पे काम करते हैं देहातों के अंदर या आम रूटीन में, जो बिल्डिंग वगैरह का बना रहे हैं, मिस्त्री या मजदूर हैं, तो अगर आप झुक के कुछ मार के पीछे को उठते हैं तो डिस्क का मसला हो सकता है। इसके अलावा पट्टों में खिंचाव आ सकता है, कड़ल पड़ सकती है, और आपने एक वर्ड सुना होगा जिसे हम कहते हैं चुक पड़ना। ये जो चुक पड़ना होता है इसे मेडिकल में कहा जाता है फेसट लॉक। और फेसट लॉक बेसिकली, इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, आम ज़बान में समझाऊंगा, आपको सारी समझ आएगी इसकी मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अभी ये आपको इतनी बड़ी सी नज़र आ रही नहीं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। अच्छा, अब इस रीढ़ की हड्डी को ना हम जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। हमारा ये एक रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये डिफरेंट है। इनके बीच में ये रबड़ पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ये वाला जो रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ये अगर नीचे वाले रीढ़ की हड्डी के मोहरे के साथ जुड़ेगा तो इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे ये जोड़ बन रहे हैं। ये जो जोड़ है ना, इसे कहते हैं हम फेसट जॉइंट। तो ये यूं लगे हुए होते हैं इस तरह से, इस पोजीशन में। कभी कभी अगर हम झुक के वजन उठाएं और हमारी कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, तो जो जोड़ इस तरह से लगा होता है ना, ये ऐसे हो जाता है। यानी ये था ना, यूं हो गया। इसे कहते हैं फेसट लॉक, और आम जुबान में हम इसे क्या कहते हैं कि मेरी कमर के अंदर चुक पड़ गई है। जिनको फेसट लॉक हो जाए उनका इलाज है कि आप अपने थेरेपिस्ट के पास जाके अपने यहाँ पे कड़ाके निकलवाएं, जिसका हम कायरोप्रैक्टर कहते हैं या मैनिपुलेशंस कहते हैं। ये आप करवा सकते हैं अगर आपको फेसट लॉक है। लेकिन अक्सर लोगों को जब डिस्क के मसले होते हैं ना कमर में, ये रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ये दूसरा रीढ़ की हड्डी का है, तीसरा है, चौथा है, सो इनके बीच में ना यहाँ पे रबड़ पड़ी हुई है। इस रबड़ को कहते हैं डिस्क। जब हम गलत पोजीशन में वजन उठाते हैं, झुक के वेट उठाते हैं, तो होता ये है कि हमारे ये वाली जो डिस्क है ये स्लिप होके आगे की तरफ आ जाती है, यानी डिस्क बल्ज हो जाता है या डिस्क हर्निएशन हो जाती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस पोजीशन में आपने वजन नहीं उठाना तो फिर किस पोजीशन में वजन उठाना चाहिए। तो आपको मैं पोस्चर के बारे में बताऊंगा। ये इस तरह की वजह है कि अगर आप इसको ठीक नहीं करते और आपकी कमर में दर्द बहुत अरसे से चल रही है और अपनी तरफ से आप बहुत इलाज करवा रहे हैं, अच्छा, आप इलाज करवा के आप बिल्कुल ठीक भी हो जाएं, लेकिन अगर आप अपना पोस्चर ठीक नहीं करेंगे, आपकी कमर की दर्द फिर आ जाएगी। सो अक्सर लोगों को ऐसे होता है, उनकी दर्द बिल्कुल ठीक हो जाती है, दोबारा कुछ अरसे के बाद फिर आ जाती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि वो जो कमांड है ना, कि जो तरीका है जिसको फॉलो करके हमें अपने वेट्स को, वज़न को उठाना चाहिए, खड़े होना चाहिए, बैठना चाहिए या लेटना चाहिए, पोस्चर किस तरह का रखना चाहिए, वो हम फॉलो ही नहीं करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हमने पोस्चर किस तरह का रखना है, खासतौर पर जब वज़न को उठाना है। आपने वीडियो का एंड तक देखना है, और अगर इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। सो ये मैंने आपको बताया कि इस पोस्चर के अंदर ना हमें वज़न नहीं उठाना चाहिए। अब यहाँ पे बड़े लोगों का सवाल ये आता है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब हम रुकू करते हैं, तब तो हमारा ये पोस्चर बनता है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हम जब रुकू में जाते हैं तो उससे तो हमें कमर दर्द हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। रुकू करने से अगर आप सही पोस्चर के अंदर रुकू करते हैं तो आपके दोनों हाथ जो हैं वो आपके घुटनों के ऊपर होते हैं,
तो दोनों हाथ घुटनों के ऊपर होने की वजह से आपकी बॉडी का और आपकी बैक का, आपकी कमर का सारा जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। और ख़ास तौर पे इस पोजीशन के अंदर तो फिर आपके हैमस्ट्रिंग मसल यानी टांगों की जो बैक साइड है वहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर यही हाथ यहाँ से उठा लिए जाएँ और यहाँ पे लटका लिए जाएँ, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका का सारा वेट कहाँ पे आ जाएगा? आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के ऊपर। तो हमने वज़न किस तरह से उठाना है? वज़न उठाने का जो बेस्ट तरीका है ना, जब भी वेट उठाना है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ समझ लें कि इसमें ये भी आएगा कि अगर आपने ज़मीन से कोई माचिस वगैरह भी उठानी है ना, तो आपने इस पोज़ीशन में नहीं उठानी। बहुत लोग हैं, बहुत आम है हमारे अपने घरों में, मैं बड़ा नोट करता हूँ लोगों को, जब वो कुछ भी नीचे पे फाइल गिर जाए या कोई पेज गिर जाए तो उठाने के लिए झुक रहे होते हैं। हमारे लिए ये आम रूटीन है, लेकिन अगर हम अपना पोस्चर ठीक रख लें तो ये जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं ना, ये हमारी डिस्क को, हमारी कमर को बचा सकती हैं। सो अब ये रॉन्ग पोस्चर है, ये सही पोस्चर है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? अगर हमने नीचे से वज़न उठाया है, तो ये सेम वही वज़न उठा रहा है, लेकिन ये झुक के उठा रहा है और ये बैठ के उठा रहे हैं। जब आप झुक के उठाते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर सारा प्रेशर आएगा। जब आप बैठ के उठाएँगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी यहाँ पे बैलेंस रहेगी। जब ये बैलेंस रहेगी तो क्या होगा? ये जितना भी वज़न है ये इक्वल रहेगा आपकी टाँगों के ऊपर भी, आपकी बाजुओं के ऊपर भी और आपकी बैक के ऊपर भी, और आपकी रीढ़ की हड्डी का जो पोस्चर है ये भी सीधा रहेगा। सो अगर आपकी कमर का पोस्चर गलत रहेगा तो सारे का सारा प्रेशर आएगा इन डिस्कों के ऊपर। ये डिस्क देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्लिप हुई और डिस्क स्लिप होने की वजह से ये जो आपको पीले कलर की यहाँ पे नज़र आ रही है, इसे कहते हैं हम हराम मगज़। ये जो डिस्क है इसके स्लिप होने की वजह से इस हराम मगज़ के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से फिर ये हराम मगज़ में से निकलने वाली जितनी भी करंट की तारें होती हैं, ये फिर पूरी की पूरी टांग के अंदर हमारी बैक साइड के ऊपर दर्द काज करती हैं, जिसको हम शियाटिका भी कहते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों को कमर के अंदर दर्दें होती हैं, उन्हें ये तो पता होता है कि हमें या डिस्क का प्रॉब्लम है, यानी बल्जिंग डिस्क है, या हर्निएटेड डिस्क है, या डिजेनरेटिव डिस्क है, या डिस्क प्रोट्रूजन है, या डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन है। सो डिस्क की बहुत सारी टाइप्स होती हैं डिस्क के प्रॉब्लम की। ये पता होता है सबको कि मुझे डिस्क है, मुझे एमआरआई में नज़र आया था, लेकिन ये शुरू कैसे हुआ था? तो यही हमने अवॉइड करना है। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एहतियात इलाज से भी बेहतर है, ये आपने बहुत सुना होगा। और ये उन लोगों के लिए है जिनकी कमर के अंदर दर्द नहीं है, तो आपने कैसे बचना है। और अगर किसी की कमर के अंदर डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज का इशू है, लाइक इस तरह से रीढ़ की हड्डी के मोहरों के नीचे की रबड़ जो है वो खिसक के बाहर को आ गई है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है और आप एहतियात नहीं करते, तो प्रॉब्लम ये इस तरह से बढ़ जाएगा कि ये जो आपको छोटा सा बल्ज नज़र आ रहा है ना, कि एक जगह से स्लिप हुई हुई है, और आप एहतियात नहीं करेंगे तो यही जो स्लिप हुई है ना, ये जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये ऐसे हो जाएगा। और अगर डिस्कें जो है इस तरह से हर्निएट हो जाएं, हर्निएट होने का मतलब होता है कि हमारी जो डिस्क है इसके इर्द गिर्द होता है फाइबर, जिसे कहते हैं हम एनुलस फाइब्रोसिस। इसके बीच में होता है पानी, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। अगर किसी का डिस्क पूरी की पूरी स्लिप हो जाए, ये ठीक हो जाती है, इसे हम डिस्क बल्ज कहते हैं। फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है। अगर आपको ये इशू है तो अपनी थेरेपी लाजमी करवाएं। और अगर आप एहतियात नहीं करते, वज़न उसी तरह से उठाते रहते हैं, तो ये जो आपको डिस्क बल्ज नज़र आ रही है ना, ये ऐसे डिस्क हर्निएट हो जाएगी। इसमें ना डिस्क पूरी की पूरी स्लिप नहीं होती, इसमें डिस्क फट जाती है। इसके फटने की वजह से जो बीच का मटेरियल होता है ना, न्यूक्लियस पल्पोसिस, पानी की तरह का, माए की तरह का, ये बाहर आ जाता है। तो आपकी एमआरआई पे लिखा हुआ होगा एनुलर टीयर। ये जो एनुलर टीयर होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसी एनुलस फाइब्रोसिस के टीयर यानी इसके फटने की वजह से बीच का माया बाहर आ जाता है, और ये आने की एक बहुत बड़ी वजह आपका गलत तरीके से वज़न उठाना है। सो अपने पोस्चर को ठीक रखें। नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो ये नमाज पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन आप अपनी टांग को सीधा रखें, घुटनों के ऊपर हाथ रखें। लेकिन अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उनकी टांग इस तरह नहीं होती, उनकी टांग ना थोड़ी सी यहाँ आके ना घुटने के ऊपर फोल्ड हुई होती है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, फोल्ड हुई होती है। जब आप हल्की सी फोल्ड कर लेते हैं ना, तो इसका नुकसान ये होता है कि प्रेशर आपकी कमर की बैक के ऊपर आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको डिस्क बल्ज है, फिर आपने कुर्सी के ऊपर बैठ के नमाज पढ़नी है, क्योंकि फिर आपके लिए रुकू वाला जो पोस्चर है ना, आपके डिस्क के ऊपर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से आपकी डिस्क जो हो थोड़ा सा ख़राब हो सकती है। कुछ अर्से के लिए आपने एहतियात करने के लिए कुर्सी के ऊपर पढ़ना है, तो जैसे ही आपकी पेन के सिम्टम्स जो कम होना शुरू हो जाए, वापस फिर नमाज के ऊपर आ जाना आपने, ठीक है। सो ये आपने कुछ एहतियातें हैं जो कि करनी है, ख़ास तौर पर जब नीचे से वज़न उठाना है।
आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे पास इतने पेशेंट क्लिनिक पे मैंने देखे हैं जो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्हें दोबारा दर्द आ जाती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम आम रूटीन के अंदर एहतियात नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमने थेरेपी कराई है तो उसके बाद अब तो हमें ज़िंदगी में कभी दर्द नहीं होगा। जो हमारे गर्दन के पट्टों का प्रॉब्लम होता है जिनको, या गर्दन के अंदर दर्द होती है, उनकी थेरेपी करें वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि कुछ अरसे के बाद दोबारा दर्द आ गई। जब हिस्ट्री लेने लगे तो पता लगता है कि 2-2 तकिए लेके सोते हैं, जिसकी वजह से पॉस्चर आगे का रहता है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये रीज़न होती हैं जिसकी वजह से आपको बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो आपने कोशिश करना अपना पॉस्चर ठीक रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।